नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक कंपनी की जो एक लेस पॉपुलर सेक्टर में है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स साइलेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना रोल प्ले कर रही है। कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें शर्मन वोहरा जी से प्राप्त हुआ है। तो जिंदल सॉ आखिर क्या करती है? ये एक भारत की लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये ऐसे पाइप बनाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और वाटर सेक्टर में काम आते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जैक्टली ये कौन कौन से पाइप बनाती है, किस प्रकार का इसका बिजनेस मॉडल है और क्यों इस तरह की कंपनीज का बिजनेस का एनालिसिस या वैल्यूएशन का एनालिसिस जो आम तौर पे हमारे नॉर्मल जो मीट्रिसेस होते हैं वैल्यूएशन के, उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये ओपी जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है और ओपी जिंदल साहब जो थे वो भारत के स्टील और पावर क्षेत्र में एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज की स्थापना की। उनके 4 पुत्र हैं, उनमें से जो सबसे बड़े पुत्र हैं पृथ्वीराज जिंदल PR जिंदल, वो इस जिंदल सॉ कंपनी के चेयरमैन हैं और उस कंपनी को हेड करते हैं। दूसरे पुत्र, यानी कि मैं जिंदल सॉ की अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपी जिंदल ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो ओपी जिंदल साहब के जो दूसरे पुत्र हैं सज्जन जिंदल, वो JSW ग्रुप को लीड करते हैं। उनके जो तीसरे पुत्र हैं रतन जिंदल, वो जिंदल स्ट्रिप्स की कमान संभाले हुए हैं और ओपी जिंदल साहब के जो चौथे पुत्र हैं नवीन जिंदल, उन्होंने जिंदल स्टील एंड पावर JSPL की कमान संभाल रखी है। इस कंपनी की स्थापना की कहानी भी बहुत ही रोचक है। जब 1974 में 1974 में बॉम्बे हाई या मुंबई हाई में ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई, तो उस समय इस ऑयल एंड गैस को कंजम्पशन के लिए देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए 16 इंच से बड़े डायामीटर वाले पाइप्स की आवश्यकता पड़ी। और ये जो पाइप थे वो इटली, जापान, जर्मनी ऐसे देशों से आया करते थे। भारत में कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी। अब भारत के सामने 2 समस्याएं थी इंपोर्ट करने में। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंपोर्ट किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसकी कॉस्ट, अगर आप कोई इंडिजिनाइज प्रोडक्शन उसका करते हैं यानी स्वदेशी अगर उसका उत्पादन करते हैं तो उसकी कॉस्ट इंपोर्ट की कॉस्ट से सस्ती पड़ती है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम ये थी कि जो भारत के पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ही स्केर्स था, बहुत ही कमी थी। तो इस प्रकार 16 इंच से ज़्यादा बड़े डायामीटर वाले पाइप की रिक्वायरमेंट भारत में देखते हुए और ये जानते हुए कि ये जो सेक्टर है आगे आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करेगा, ओपी जिंदल साहब ने एक कंपनी 1984 में स्थापना की। उस कंपनी का नाम सॉ पाइप्स लिमिटेड था और बाद में 2005 में फरवरी 2005 में इस कंपनी का नाम बदलकर जो अभी इसका नाम है जिंदल सॉ कर दिया गया। कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो जिंदल सॉ में जो सॉ लगा हुआ है ये आखिर है क्या। तो देखिए SAW सॉ जो है ये एक इंजीनियरिंग टेक्निक है वेल्डिंग की। तो इसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होती है? तो देखिए जब आपको मोटी स्टील की चादरों को फोल्ड करके उसमें जब जॉइंट लगाना होता है बिजली के इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो हम उसको मजबूत बनाने के लिए, ऐसा करने के लिए ताकि वो जो जोड़ है वो जमते वक्त, यानी कि जब वो ठंडा हो रहा है जोड़, तब वो एटमॉस्फेयर के या वातावरण के संपर्क में नहीं आए, तो उसको एक फ्लक्स से या एक पाउडर से, आप ये समझ लें एक पाउडर से ढक देते हैं, जिसके कारण वो जो जोड़ होता है वो बहुत ही मजबूत बनता है। अन्यथा अगर वो ठंडे होते समय एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो वो उतना मजबूत नहीं रहता। तो ऐसे जो पाइप्स होते हैं मोटी स्टील के चद्दरों वाले पाइप, 16 इंच से बड़े डायमीटर वाले पाइप, तो जो ऑयल एंड गैस के ट्रांसमिशन में काम आते हैं वो इस टेक्निक से SAW टेक्निक या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग टेक्निक से बनाए जाते हैं। इसलिए इस कंपनी का जो पहला प्रोडक्ट था वो SAW पाइप हुआ करते थे। इसलिए इस कंपनी का नाम जिंदल सॉ है, या जो उसका पुराना नाम है वो सॉ पाइप्स था। और ये जो कारण है मजबूत जोड़ क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, तो देखिए एक तो ये होता है कि जो गैस का या ऑयल का जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। तो वो हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए आप
ये चाहते हैं कि जो मजबूत जोड़ इस प्रकार का हो, जरा सा भी क्रैक नहीं हो। दूसरी बात ये कि ये जो पाइप्स होते हैं ये ठंड में सिकुड़ते हैं और गर्मी में एक्सपेंड होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो जोड़ है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर भी जोड़ खुलने की संभावना होती है। और आप ये समझ लीजिए गैस की या जो ऑयल की जो पाइपलाइंस होती है उसमें ज़रा सा भी अगर क्रैक आ गया तो गैस के लीकेज, एक्सप्लोजन और फायर टाइप की संभावना हो सकती है। तो इसलिए स्पेशल टाइप के जो पाइप्स बनाए जाते हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम आते हैं वो इस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या सॉ टेक्निक से बनाए जाते हैं। अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर लें तो देखिए जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो वेल्डेड पाइप का, यानी जो ग्रेटर देन 16 इंचेस जो पाइप है वो है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया 100 पाइप्स। तो ये जो पाइप्स हैं जैसे मैंने बताया ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम आते हैं और ये कंपनी जो है इंडस्ट्री की एक 100 पाइप्स में लीडिंग प्लेयर है। दूसरी तरह का जो पाइप ये बनाते हैं वो है कोरोजन रेजिस्टेंट आयरन पाइप्स। 30 से 50 साल तक की इनकी लाइफ होती है, ये ज़मीन में गड़े रहते हैं और ज़्यादातर ये या तो इरिगेशन पर्पसेस के लिए काम आते हैं या सिटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं या जो वेस्ट वाटर कैरिंग जो होता है ना, सीवेज वगैरह, तो वहाँ पर ये पाइप काम आते हैं। और पर्पज़ क्या है आपका, ये ज़मीन में जो गड़े रहने के बाद ये गले नहीं, इनमें जंग नहीं लगे, तो दूसरी तरीके के पाइप ही होते हैं। तीसरी तरह के जो पाइप्स होते हैं वो सीमलेस पाइप्स कहलाते हैं। तो सीमलेस पाइप क्या होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील का एक रॉड होती है, उसके अंदर होल कर दिया जाता है, एंड टू एंड होल कर दिया जाता है और उसमें कहीं भी वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं वो ऑयल रिफाइनरीज में और जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ काम आते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज यूज़ के लिए, इंडस्ट्री वाइज स्पेशलाइज यूज़ के लिए जो पाइप्स होते हैं वो भी ये बनाते हैं। तो जो डिफरेंट इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, एरोस्पेस की अलग रिक्वायरमेंट है और न्यूक्लियर हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट की वो अलग रिक्वायरमेंट है, पल्प एंड पेपर की अलग रिक्वायरमेंट। तो उनके इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पाइप्स अपने डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। पाइप्स के इन 4 सेगमेंट्स के अलावा ये आयरन पैलेट्स भी बनाते हैं। अब ये आयरन पैलेट्स क्या होते हैं, तो देखिए इस संबंध में हमने वीडियो बना रखे हैं हिंदुस्तान जिंक पर, हिंदुस्तान कॉपर पर, हिंडाल्को पर और साथ ही साथ गोदावरी पावर एंड इस्पात के बारे में। तो वहाँ पर हमने ये पैलेट्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को समझने में कि पैलेट्स क्या होते हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो संक्षेप में कहूँ तो ये पैलेट्स जो होते हैं ये स्टील प्रोडक्शन के काम में आते हैं और इसके लिए इनके पास भीलवाड़ा में माइन भी, भीलवाड़ा राजस्थान में इनके पास माइंस भी हैं, कैप्टिव माइंस हैं खुद की। और ये जो माइन है ये लो ग्रेड आयरन प्रोड्यूस करती है। लो ग्रेड आयरन का मतलब जो उसमें ओर है, उसमें जो आयरन का कंटेंट है वो कम होता है, यानी परसेंटेज जो आयरन होता है वो कम होता है और वहाँ से ये उसको बेनिफिशिएशन करके, अब बेनिफिशिएशन के बारे में भी हमने इन सब जो वीडियो मैंने डिस्कस किए हिंडाल्को के, हिंदुस्तान जिंक के, हिंदुस्तान कॉपर के और गोदावरी पावर एंड इस्पात पे, तो यहाँ पर भी हमने कंप्लीट प्रोसेस, मेटल की प्रोसेसिंग का हमने जिक्र किया है। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं बेनिफिशिएशन को समझने के लिए। तो बेनिफिशिएशन बेसिकली एक किसी ओर को रिफाइन करने का तरीका होता है। तो भीलवाड़ा में इनकी माइंस भी हैं जहाँ ये बेनिफिशिएशन करते हैं उस ओर का। उसके अलावा वहाँ पेलेट का प्रोड्यूस करते हैं जो स्टील प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो ये बेसिकली 5 इनके बिजनेसेस हुए। इनके टोटल 16 प्लांट्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी कि जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर ये पाइप कम लॉजिस्टिक कॉस्ट में पहुँचा सकें और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर सकें। 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करते हैं और 30 से ज़्यादा ही इनके प्रोडक्ट्स हैं। 80 कंट्रीज़ में ये अपने जो उत्पाद हैं वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं या
कर रहे हैं। अपने बिजनेस मॉडल को इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि ये प्रोडक्ट वाइज डाइवर्सिफाइड है, यानी हर तरह के पाइप ये जो इंडस्ट्री में काम आते हैं वो ये बनाते हैं। दूसरी चीज़, जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, लगभग 30 से 32% जो इनका रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है और 70% के आसपास इनका रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया से आता है। तीसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ये चाहे ऑयल एंड गैस हो या वाटर हो, तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ये इनके लिए पाइप की रिक्वायरमेंट ये फुलफ़िल करते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह की जो पाइप बनाने वाली कंपनीज़ हैं जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, तो उनको एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो पहले जैसे मैंने वीडियो में बताया कि आप जो नॉर्मल इनका जो मीट्रिसेस होते हैं वो सूटेबल नहीं होते। जैसे पी अगर हम ये देखें तो पी इसके लिए एक सूटेबल मीट्रिक नहीं होता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बात बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये साइकिल किस प्रकार काम करता है आपको, यानी इस तरह के जो कंपनीज़ होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली कंपनीज़ होती हैं वो किस तरीके से साइक्लिक होती हैं, किस तरीके से साइकिल में चलती हैं। तो साइकिल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको जब भी किसी ऐसी कंपनी को एनालाइज करना हो तो किस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। तो पहली चीज़ ये है कि जब साइकिल शुरू होता है ऑर्डर इनफ्लो से, यानी कि सरकार जो है या प्राइवेट केपेक्स जो है वो ऑर्डर जो है वहाँ से इनको आना शुरू होते हैं, यानी कंपनीज़ को आना शुरू होते हैं। और वहाँ जब जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे स्टॉक जो है वो राइज़ करना शुरू होता है। क्यों राइज़ करना शुरू होता है? क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा यूटिलाइज होती है। अब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर इनफ्लो आया, स्टॉक जो है वो मूव करना शुरू करता है क्योंकि कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज ज़्यादा होती है, बेहतर होती है। उसके साथ ही साथ जो है मार्जिन इंप्रूव होता है। मार्जिन इंप्रूव होने के साथ जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लगता है। फिर उसका एक पीक आता है और जो ऑर्डर इनफ्लो है वो धीरे धीरे ड्राई डाउन होने लगते हैं। ड्राई डाउन होने के साथ साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है वो कम होने लगता है। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है वैसे वैसे मार्जिन हिट होते हैं और मार्जिन हिट होने के बाद जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम पे पहुंच जाती है और फिर उसके बाद ये नया साइकिल शुरू होता है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल है। अब बात ये करते हैं कि कौन कौन से मीट्रिसेस आपको इस तरह की कंपनी को एनालाइज करते समय ध्यान रखने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ऑर्डर बुक का साइज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्डर बुक का साइज़ जो है ना आपको दो चीज़ बताता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी बताता है, कितने साल के रेवेन्यू ये पूरा कर पाएंगे, मतलब कितने साल तक का बिजनेस इनके पास है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बताता है कि आखिर इनका प्लांट जो है ना वो कितने दिनों तक या कितना परसेंटेज यूटिलाइज ये हो पाएगा। पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मार्जिन्स में और प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। तो मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, वो जो है मुंबई से दिल्ली तक की उड़ान पूरी करता है, यानी उसको जाना ही जाना है, आप ये समझ लीजिए। और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है पैसेंजर ले जाने की कैपेसिटी वो 100 है। तो अब चूंकि उसको कंपल्सरीली जाना ही जाना है, अब वो मना नहीं कर सकता जाने के लिए। तो आप वो अगर 0 पैसेंजर भी होंगे तो भी उसको कुछ खर्चा आएगा और उस समय जो एयरलाइन कंपनी है वो लॉस में होगी। अब मान लीजिए वो 25 लोगों को ले जाता है, तो 25 लोगों को ले जाने पे मान लीजिए उसका खर्चा, यानी कि टोटल जो खर्चा हो रहा है उड़ान भरने में और जो स्टाफ की सैलरी है वो 25 लोगों से पूरी हो जाती है। तो 25 लोगों पे उसको ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। अब उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस एयरक्राफ्ट का वो 25% है। अब मान लीजिए वो 26 को ले जाता है, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो 1 से बढ़ जाएगा, यानी 1 पैसेंजर की जितनी उसने रेवेन्यू लिया उससे उसका प्रॉफिट बढ़ गया। इस प्रकार से हर एक पैसेंजर पे जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर लेता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रॉफिट, उस एयरक्राफ्ट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ जो होती है ये इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
उनकी होती है कि अगर उनके पास बड़ी ऑर्डर बुक होगी और उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, बढ़िया होगा, तो होता क्या है कि जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे भी एक लिमिट के बाद, यानी एक लिमिट तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने के बाद उनका प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए ऑर्डर बुक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट है ना वो सेम है, तो मार्जिन भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इनकी ऑर्डर बुक की बात करें, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको Q2 के रिजल्ट के बाद वाली। अभी इनके जो रिजल्ट आएंगे वो 16 जनवरी को, अभी 2 या 3 दिन बाद इनके रिजल्ट आएंगे। आपको वो रिजल्ट भी ध्यान रखने कि आखिर वहाँ मैनेजमेंट की ऑर्डर बुक के बारे में मैनेजमेंट ने अपनी क्या कमेंट्री की है। तो जो सितंबर की इनकी जो ऑर्डर बुक थी Q2 में वो लगभग 12,700 से 13,000 करोड़ थी। अब ये 12,700 से 13,000 करोड़ का फिगर क्यों? क्योंकि ये जो अपनी ऑर्डर बुक है वो डॉलर में देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्डर बुक है 12,700 से 13,000 करोड़ का, वो लेस देन 1 ईयर की ऑर्डर बुक है, क्योंकि इनका जो मार्च 2025 का जो रेवेन्यू था वो लगभग 21,000 करोड़ का था। दूसरा मीट्रिक जो आपको देखना है वो इस बात को देखना है कि ये वॉल्यूम लेड ग्रोथ है या नहीं है। वॉल्यूम लेड ग्रोथ का मतलब ये कि आपको ये देखना है कि रेवेन्यू में जो इंक्रीज है वो प्राइस बढ़ने के कारण आया है या उन्होंने टोटल क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की है। आपको इन दोनों फिगर्स को बहुत अच्छे से गौर करना है, और अगर वॉल्यूम में ज़्यादा ग्रोथ आ रही हो तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। तीसरी बात आपको ये देखनी है कि एक्सेसिव डेट नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो इस तरह की कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखने चाहिए। वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव होने चाहिए। एक अन्य चीज़ जो आपको देखनी होती है इस तरह की कंपनीज़ में वो ये है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार से है। क्या डोमेस्टिकली रेवेन्यू ज़्यादा है या किसी एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट वाले कंट्री पे डिपेंडेंस है, और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है उसका बैलेंस किस प्रकार से है। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया कि इनका जो रेवेन्यू है वो 70% इंडिया से आता है। तो बेसिकली इंडिया में अगर कोई पॉलिसी चेंजेस आते हैं या इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस तरह की साइक्लिकल कंपनीज जो होती हैं उनकी एक खास बात और भी है कि जब इनके पीक प्रॉफिट्स होते हैं, यानी जो इनका साइकिल होता है वो पीक पर होता है, तो इनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगते हैं, और जो इनका साइकिल जब बॉटम पर होता है तो इनके वैल्यूएशन बहुत ही महंगे लगते हैं। इसलिए जो P/E है वो इस कंपनी के या इस तरह की कंपनीज़ के वैल्यूएशन का करेक्ट मीट्रिक नहीं है, और इसका जो करेक्ट मीट्रिक है वो है EV/EBITDA। तो अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो 10,200 करोड़ का लगभग इनका मार्केट कैप है। ROE काफ़ी ठीक है, 16.3%। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 43 रुपये का कर्जा है, जो इस तरह के ग्रुप के लिए एक मैनेजेबल कर्जा मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है इनकी वो है 4250 करोड़ की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जो ज़्यादातर जो इनकी सब्सिडरी है उनको दी हुई गारंटी के रूप में है। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया पी करेक्ट मीट्रिक इस तरह की कंपनीज को जज करने के लिए नहीं है। इनका जो जज करने का तरीका है या मीट्रिक है, बेटर मीट्रिक है, वो EV/EBITDA है, और इस कंपनी का जो हिस्टोरिक EV/EBITDA है वो मूव करता है 4.4 से लेके 9 की रेंज में, और अभी इस कंपनी का जो EV/EBITDA है वो है 5.25। अब पिछले 12 महीनों की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि ये कंपनी एक साइक्लिक कंपनी है तो इसलिए पिछले 12 महीनों का मैं डेटा ले रहा हूँ। पिछले 12 महीनों की बात करें तो ये कंपनी का जो सेल है वो 14% गिरी है, और जो प्रॉफिट है वो 30% गिरा है, और प्रमोटर के पास 63% है, FII के पास 15% है, DII के पास 4% है, और पब्लिक के पास लगभग 17% है। तो वीडियो को समराइज़ करूं तो कह सकते हैं एक अच्छे प्रमोटर ग्रुप की अच्छी कंपनी है। लेकिन सितंबर 2025 यानी Q2 के जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए तो इनकी कमेंट्री यानी ऑर्डर से रिलेटेड कंपनी जो इनकी कमेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थी। अभी 16 जनवरी को इनके रिजल्ट्स हैं, उसको आप स्टडी कीजिए, उसको ध्यान में रखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है
वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। अगर वो बढ़ रही है तो एक उत्साहजनक संकेत है। दूसरी बात ये कि जो भी बजट आने वाला है उसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली ऑयल एंड गैस और पानी के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तभी इस कंपनी के भाग्य में कोई परिवर्तन आएगा। इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में हमेशा की तरह मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं है। आप मेरे फ्रेमवर्क को ध्यान रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।